नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द पावर ऑफ एजुकेशन के बारे में समझेंगे। हम जानेंगे कि एजुकेशन क्या है, क्या रोल है एजुकेशन का हमारे जीवन में और क्यों जरूरी है एजुकेशन सभी के लिए। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज जिनके पास बेस्ट एजुकेशन है उन पर भी चर्चा करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया में एजुकेशन पॉलिसीज क्या है और एजुकेशन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में। इन सभी टॉपिक्स पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन की डेफिनेशन की बात करेंगे। एजुकेशन एक प्रोसेस है एक्वायरिंग का। क्या ये प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग है? एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च। ठीक है, तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज को, एटीट्यूड को थ्रू लर्निंग, टीचिंग को, ट्रेनिंग को और रिसर्च को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है एक्वायरिंग का जिसमें हम नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स थ्रू लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और जो एजुकेशन है हमें इंडिविजुअली ग्रो करता है, हमें ग्रो करता है इंटेलेक्चुअली, सोशली एंड इमोशनली, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है सोसाइटी का। तो एजुकेशन हमें इंटेलेक्चुअली, सोशली एंड इमोशनली सारे तरफ से हमें क्या करता है, ग्रो करता है और हमें सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है। अब हम देखेंगे कि रोल या पावर कहें आप उसको, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का पावर क्या है या इसका रोल क्या है हमारे सोसाइटी में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो एजुकेशन इंडिविजुअल को शेप करता है, ठीक है, और उसको सोसाइटीज में एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है। एजुकेशन इंडिविजुअल को शेप करता है सोसाइटी के हिसाब से और सोसाइटी का उस एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है। एजुकेशन हमारे नॉलेज को क्या करता है, बिल्ड करता है और हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव करता है, उसको इन्हांस करता है। एजुकेशन हमारे मोरल और एथिकल वैल्यूज को क्या करता है, डेवलप करता है। एजुकेशन हमारे मोरल और एथिकल वैल्यूज को डेवलप करता है। एजुकेशन इंपावर्स करता है हमें इकोनॉमिकली एंड सोशल प्रोग्रेस के लिए। सोसाइटी का इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस हो इसके लिए हमें क्या करता है, इंपावर करता है। ठीक है, और ये हमें प्रमोट करता है इक्वलिटी के लिए। और इसी की वजह से क्या होती है, हमारी जो पॉवर्टी है सोसाइटी में क्या होती है, रिड्यूस होती है। इनकरेज करता है इनोवेशन के लिए एंड क्रिएटिविटी के लिए, कि हमें सोसाइटी में इनोवेटिव आइडियाज लाने चाहिए और क्रिएट करना चाहिए। और लास्ट हम देखेंगे कि ये क्या करता है, हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है और सिटीजनशिप को भी स्ट्रेंथन करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रोल है या पावर कहें एजुकेशन का,
वो ओवरऑल किसी भी सोसाइटी को सारे डायरेक्शन से इम्प्रूव करने का काम करता है। मतलब मल्टी डायमेंशनल सोसाइटी को स्ट्रेंथन का काम करता है, उसको डेवलप करने का काम करता है। पहले वो इंडिविजुअल लेवल पे सेव करता है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे सेव करेगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी सेव होगी। आपके नॉलेज को बिल्ड कर रहा है, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड कर रहा है, सोसाइटी के मोरल और एथिकल वैल्यूज को डेवलप कर रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस को डेवलप कर रहा है, इक्वलिटी को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, सॉरी इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात करता है एजुकेशन, और सोसाइटी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है एजुकेशन, और अल्टीमेटली सोसाइटी में डेमोक्रेसी को और सिटीजनशिप को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, सोसाइटी को, मतलब एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट करने में, बनाने में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों, 3 तरह के हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। पहला आपका इनफॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें सबसे पहले किसी भी बच्चे को अपने फैमिली से मिलता है। ठीक है, फैमिली से मिलता है, फिर सोसाइटी से मिलता है, या मीडिया से मिलता है। ठीक है। तो फैमिली, सोसाइटी और मीडिया के थ्रू जो हमें एजुकेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और सेकंड हम बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमारे स्कूल से मिलता है, कॉलेजेस से मिलता है, और यूनिवर्सिटीज से मिलते हैं। ठीक है। तो जो स्कूलों और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के थ्रू जो हमें एजुकेशन मिलती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और जो थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, ये क्या है कि हमें ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग तो है, बट फॉर्मल सिस्टम जो है हमारा, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उससे थोड़ा क्या आउटसाइड है, अलग है। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें, कोई अलग से हम क्या कर लेते हैं? स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर लिया, या एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम कर लिया। ठीक है, जिसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं वो आपको एजुकेट कर रहा है इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। स्किल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स, ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ऐसे जो एजुकेशन होते हैं उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप कंट्रीज की, जिनके यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम वो क्या है? बेस्ट है। ठीक है। तो टॉप कंट्रीज के लिस्ट में सबसे टॉप पे जो आता है कंट्री वो है फिनलैंड, दूसरे नंबर पे आता है साउथ कोरिया, एंड तीसरे नंबर पे आता है जापान, जहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही बेस्ट है। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे। पहले हम फिनलैंड की बात करते हैं। तो फिनलैंड में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो फोकस करते हैं इक्वलिटी पे। सबसे पहली बात है इक्वलिटी, उनका फोकस है इक्वलिटी, मतलब सोसाइटी में सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं, और सबको अधिकार है एजुकेशन का, और सबको क्या है? इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ये फोकस करते हैं।
ठीक है, इक्वलिटी पे फोकस करते हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या मतलब है? मतलब जो यहाँ का एजुकेशन है, ठीक है, वो इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति के फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है, आप एक तरह से बोल सकते हैं जो मल्टी डायमेंशनल या ओवरऑल जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का, उस पे ये लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अच्छी सोच है। जो सेकंड ये लोग मेथड यूज करते हैं वो क्या है, मिनिमल होमवर्क। ये होमवर्क में बिलीव नहीं करते हैं, कम से कम बच्चों को, स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं। नो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, कोई भी इनके यहाँ स्टैंडर्ड टेस्टिंग नहीं होती कि नहीं ये मंथली टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, ईयरली टेस्ट है, हाफ ईयरली टेस्ट है, जो कि इंडिया में खास तौर से होती है। ऐसे प्रोग्राम्स में ये बिलीव नहीं करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, ये रखते हैं हाई ट्रेंड टीचर्स। इनके जो स्कूलों में, कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं वो हाईली ट्रेंड टीचर्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स लर्न एट देयर ओन स्पेस। जो फिनलैंड में स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने ओन स्पेस में स्टडी करते हैं। ओन स्पेस का मतलब है कि वो अपने खुद की स्पीड और शेड्यूल को फॉलो करते हैं, अपने रिदम से पढ़ते हैं, अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं, मटेरियल का यूज करते हैं, स्टडी मटेरियल का, रेदर देन क्लासरूम। वो ये मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट क्लासरूम में स्टडी करके ही बेहतर कर सकता है, और वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि सारे बच्चे एक साथ एक ही स्पीड में पढ़े, एक ही शेड्यूल में पढ़े, क्योंकि ये सबको पता है कि ह्यूमन क्या है, एक ऐसी रेस है जिसमें इंडिविजुअल्स की अलग अलग कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी है। तो आप सबको एक स्पीड से रेस में नहीं लगा सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। इसीलिए ये उनके खुद के स्पीड और उनका जो खुद का शेड्यूल है जिसमें वो कंफर्टेबल है, ठीक है, वो इसके हिसाब से उनके वो फ्रीडम है। और जरूरी नहीं है कि उनको क्लासरूम में ही स्टडी करना है। तो इन सारी चीजों पे फिनलैंड में जोर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया रिगरस एंड कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम पे जोर देता है। जहां आपने देखा फिनलैंड में जो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम पे जोर नहीं दिया जा रहा, वहीं साउथ कोरिया में कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम पे जोर दिया जाता है। और रिगरस मतलब माइनर और माइन्यूट लेवल चीजों पे ध्यान दिया जाता है, एजुकेशन चीजों में, ठीक है, देता है साउथ कोरिया। और जो साउथ कोरिया है वो फोकस करता है स्टेम पे, ठीक है। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन चार फील्ड्स पे जोर देता है और चाहता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स इन चार फील्ड्स में क्या रहे, आगे रहे। और जो साउथ कोरिया की लिटरेसी रेट है, लिटरेसी है और टेस्ट स्कोर्स हैं ग्लोबली, वो सबसे ज़्यादा है, बहुत ही हाई है, ठीक है। और जो थर्ड जो टॉप कंट्रीज में है जापान, उसके बारे में बात करेंगे। जापान में डिसिप्लिन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, रिस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात ग्रुप लर्निंग पे एम्फेसाइज किया जाता है। यहाँ पे ग्रुप टीम वर्क को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है जापान में। और जो उन्होंने तो पहले चीज़ है डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट, ये इनकी टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, ठीक है। और ये बेसिक सी बात है कि अगर किसी भी सोसाइटी में अगर डिसिप्लिन हो और रिस्पेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली कोई भी सोसाइटी इंप्रूव करेगी। और जापान का जो एक्सेलेंट रिजल्ट है वो
मैथ्स में है और साइंस में है। और जो जापान के लोग हैं अर्ली एजुकेशन में बिलीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो बच्चों का मेंटल लेवल होता है, लर्निंग एबिलिटी होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और हाई होती है। इसीलिए जापान के लोग अर्ली एजुकेशन सिस्टम में डीपली बिलीव करते हैं, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन से मतलब है कि आने वाले समय में या करेंट में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो एजुकेशन होगी वो किन मेथड्स के थ्रू होंगी, कैसे होगा। जैसे पहले होता था कि स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, ठीक है, और बुक्स होती थी और फिजिकल कन्वर्सेशन होते थे स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में। तो क्या वैसे ही रहेगा फ्यूचर में या फिर चेंज होगा, तो इसकी बात कर रहे हैं। और वर्तमान में आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके हिसाब से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो हम इस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से हमें अपनी एजुकेशन को हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो फ्यूचर में एजुकेशन होगा उसमें टेक्नोलॉजी का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, एआई की मदद लेंगे हम, वर्चुअल रियलिटी होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी होगी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग विद डेटा एनालिटिक्स होगा, जिसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद से काम करेंगे। दूसरा है ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है, राइज ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। मतलब इस समय भी आप देख पा रहे हैं ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हाईली डिमांडेड है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल क्लासरूम, और जो क्लासरूम होंगे वो कॉम्बिनेशन होंगे, फिजिकल भी होगा और डिजिटल भी होगा, दोनों तरह का होगा। और अब जो फ्यूचर में जो लर्निंग होगी स्किल बेस्ड लर्निंग होगी, ठीक है, रटे रटाई जो चीजें हैं उस पे नहीं होंगी, ठीक है। अब जो लर्निंग होगी स्किल बेस्ड होगी उसमें क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल पे जोर दिया जाएगा एंड कोलेबोरेशन पे जोर दिया जाएगा। और ओवरऑल जो प्रैक्टिकल एंड ओकेशनल एजुकेशन है प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, और स्किल बेस्ड जो एजुकेशन उस पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल लर्निंग, ठीक है। ग्लोबल लर्निंग में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी और भी कंट्री से अगर कोई डिग्री लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ सकता है, कोई भी कोर्स कर सकता है, डिग्री कर सकता है फ्रॉम टॉप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिजिकली भी कर सकता है और ऑनलाइन भी कर सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से भी कर सकता है। और कल्चरल जो एक्सचेंज है, हम अभी जैसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसमें हम कल्चरल एक्सचेंज भी कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। लोग एक दूसरे कंट्री का जो कल्चर है वो लर्न कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन मेथड्स की हेल्प से। और जो सबसे बड़ी बात है लास्ट वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूअस लर्निंग बियॉन्ड स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है। स्कूल या कॉलेज तो रहेंगे ही बट जो लर्निंग होगी इनसे भी परे होगी, ठीक है। आप घर बैठे बैठे भी चीजों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। और माइक्रो क्रेडियंस, शॉर्ट कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस होंगे। और ये चीजें आपको ऑलरेडी दिख रही होंगी, वर्तमान में भी दिख रही होंगी, क्योंकि ये एक फ्यूचर की क्या है, शुरुआत है। अब तो एआई पे बात की जा रही है
कि फ्यूचर एआई बेस्ड होगा, तो इस चीज़ की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसीज इन इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या एजुकेशन पॉलिसीज अभी तक आई हैं। ठीक है, तो सबसे जो पॉलिसीज आई थी वो 1986 और 1992 में, पहली आई थी 1986, 1992 में मॉडिफाइड आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, थर्ड आई थी 2009 में एंड फोर्थ आई थी 2020 में। तो जो 1986 1992 पहले जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, तो इनमें सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल एसेस की बात की जा रही थी, फोकस की जा रही थी। ठीक है, यूनिवर्सल एसेस मतलब सबको एजुकेशन की मिले उसकी बात की जाए, इक्वालिटी पे जोर दिया गया एंड एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूवेशन पे जोर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ वुमेन एजुकेशन पे जोर दिया गया और एसी/एसटी कम्युनिटीज को एजुकेशन के लिए प्रमोट किया गया। तो ये पहली और दूसरी जो एनपी थी उसका मोटिव था ये। जो थर्ड था, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। ठीक है, इसमें बात की गई थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके फ्री एजुकेशन की बात की गई। ठीक है, और इसमें बात की गई कि जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी स्कूल के लिए और क्वालिफाइड टीचर्स पे ज़्यादा जोर दिया गया, कि स्कूलों में मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए और जो टीचर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। जो लेटेस्ट हुआ था 2020 में नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, इसमें मेजर रिफॉर्म किया गया करिकुलम स्ट्रक्चर पे, जिसमें 5+3+4 5+3+3+4 सिस्टम पे जोर दिया गया। मतलब इसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला जो स्टेज था वो था फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज एंड चौथा है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो पहला जो स्टेज है वो 5 इयर्स का है, दूसरा स्टेज 3 इयर्स का, तीसरा 3 इयर्स का, चौथा 4 इयर्स का। मतलब फाउंडेशनल जो स्टेज है वो 5 इयर्स का होगा, प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो 3 इयर्स का होगा, मिडिल स्टेज भी 3 इयर्स का होगा और सेकेंडरी जो स्टेज है वो 4 इयर्स का होगा। और ये जो स्टेजेस बनाए गए क्लास और एज के हिसाब से बनाए गए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे फाउंडेशनल स्टेज जो होगा, ठीक है, 3 से 8 इयर्स के बच्चों के लिए होगा और इसमें क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे होंगे। ठीक है, वैसे प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 इयर्स के बच्चों के लिए बनाया गया और जो क्लासेज होंगे 3 से 5 के बीच में होंगे। मिडिल स्टेज में क्या होगा, एज जो रखा गया बच्चों का 11 से 13 इयर्स और जो क्लासेज होंगे 6 से 8 होंगे। और जो लास्ट है सेकेंडरी स्टेज, इसमें बच्चों की जो एज होगी 14 से 18 इयर्स होगी और जो क्लासेज होंगे 9 से 12 तक की होंगी। ठीक है, तो जो ये जो सिस्टम था 5+3+3+4 वो ये आपको बताता है। और इस पॉलिसी में मदर टंग लैंग्वेज इन अर्ली एजुकेशन, मतलब किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, जो वहाँ का मदर लैंग्वेज, ठीक है, टंग है, उसका अर्ली एजुकेशन को भी एम्फेसाइज किया गया इस पॉलिसी में। ठीक है, इस पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग को फोकस किया गया। और लास्ट में देखेंगे हम मल्टी डायमेंशनरी एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया। ठीक है, कि मतलब एजुकेशन में सारी तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाए और इसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। जैसे कि हमने देखा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट से मतलब है कि बच्चे का सोशली, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, इमोशनली
चारों तरफ से जो डेवलपमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये रहा एक एनईपी 2020 का एक मॉडल। ये एक आपका एजुकेशन जो पहले से चल रहा था, और ये जो आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पहला स्टेज था फाउंडेशनल था, सेकंड प्रिपरेटरी था, थर्ड मिडिल था, जो लास्ट था सेकेंडरी था। पहला 3+2 5 years, 3 years, 3 years एंड 4 years। लास्ट में बात करेंगे कि एजुकेशन को लेके इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है, चैलेंजेस इन एजुकेशन इन इंडिया क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करें। तो जो पहला चैलेंज है वो है एसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी भी इंडिया में जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे स्कूलों की क्या है, कमी है। इनएडिक्वेट क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम्स की कमी है, और वहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज की कमी है। ठीक है, तो एसेस नहीं है लोगों को, और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इंडिया में अभी भी आउटडेटेड कैरिकुलम है। ठीक है, पुअर पुअर टीचर ट्रेनिंग है, और मतलब जो टीचर्स हैं वो हाईली ट्रेन नहीं है, क्योंकि उनकी टीचर ट्रेनिंग जो है वो पुअर है, और स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, टीचर की संख्या क्या है, कम है। इसलिए क्या, टीचरों पे बर्डन ज़्यादा है, और किसी भी व्यक्ति पे अगर बर्डन ज़्यादा होगा तो वो अपना हाई एफिशिएंसी जो रिजल्ट है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक बैरियर्स। ठीक है, पॉवर्टी इंडिया में ज़्यादा है, इसीलिए जो चिल्ड्रंस होते हैं स्कूल में नहीं जा पाते हैं, और उनको और नहीं जा पाते, रीजन होता है उसका चाइल्ड लेबर। ठीक है, पॉवर्टी की वजह से क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर कराते हैं और स्कूलों में भेज नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड से मतलब है कि अभी भी लोगों को एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, स्पेशली इन रूरल एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। अभी भी इंडिया में गर्ल्स को बॉयज के रिस्पेक्ट में एजुकेशन के लिए लेस प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, और चाहे उसका रीजन सोशल हो, कल्चरल हो, जो भी है। ठीक है, उसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक चैलेंज है इंडिया में एजुकेशन को लेकर वुमेन्स का। ठीक है, और जो लास्ट है ड्रॉप आउट रेट्स। इंडिया में जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ड्रॉप आउट्स है वो बहुत ही हाई है। ठीक है, तो ये जो मेजर चैलेंजेज है इंडिया में एजुकेशन को लेके वो है एसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक बैरियर्स, डिजिटल डिवाइड, जेंडर इनइक्वालिटी एंड ड्रॉप आउट रेट्स, जो कि बहुत है ये सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, और साथ ही साथ हम एक देखेंगे कोट। ठीक है, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ ए लाइनेस, द वन हु ड्रिंक्स इट रोर्स। ये जो कोट है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, जिन्होंने कहा था कि एजुकेशन एक मिल्क की तरह है। ठीक है, मतलब लाइनेस, मतलब लाइन के दूध की तरह। लाइनेस जो है ना, उसके जो मिल्क होता है उसके समान है एजुकेशन। ठीक है, इसको जो पिएगा वो उतना बहुत ज्यादा रोर करेगा, एक लाइन की तरह। ठीक है, तो एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ ए लाइनेस, द वन हु ड्रिंक्स इट रोज। तो एजुकेशन जो है लाइनेस के मिल्क के बराबर है,
जो इसको पिएगा वो लैंड की तरह क्या करेगा, रोर करेगा। ठीक है, ये बहुत ही एक फेमस कोट है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।